हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं रोहित राम हमारे चैनल यंग गुरुजी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। लास्ट के क्लास में हमने फोर्स और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को देखे थे। आज हम फर्स्ट लॉ को रिकॉल करके आगे बढ़ेंगे। पहली बात, आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया है देखना तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एक बात, कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट एस्पिरेंट को बहुत ही अच्छा मौका है कि जो नए हैं तैयारी शुरू कर सकते हैं और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वह रिवीजन कर सकते हैं। हमारा जो साइंस एंड मैथ्स का जो सीरीज चल रहा है वो हम बेसिक से हाई तक ले जाएंगे, मतलब जीरो से हीरो बनाएंगे आप सभी को। कोरोना से बचे रहने के लिए हमारे चैनल की तरफ से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। इससे आपको और देश का भला होगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़े थे। फर्स्ट लॉ किसको बोलते हैं? अगर कोई भी बॉडी वो रेस्ट पर है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर इसे इंग्लिश में डिफाइन करें तो any object will remain in rest and any object will remain in motion until and unless any external force applied on it। हम यहां पर बार बार एक्सटर्नल फोर्स यूज कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लास्ट क्लास में फोर्स हमने दो टाइप का देखा था। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड, सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड। मतलब संतुलित बल और असंतुलित बल। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगना चाहिए यहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में? याद रखना कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ही कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आएगी, और कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में आएगा। आपको फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ होगा अभी सबको। अगर पहले वाला क्लास अब तक नहीं देखा हो तो जाकर देखिए, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे लेकर चलते हैं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ देखते हैं। और न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमें लीनियर मोमेंटम पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? लीनियर मोमेंटम, मतलब रेखीय संवेग इसको बोलते हैं। और लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए कुछ फॉर्मूला समझना होगा। उससे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दो प्लेयर है, दोनों क्या खेल रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं। और एक टेनिस बॉल है, ये देख रहे हैं, एक टेनिस बॉल है और इसका कुछ मास होगा, मतलब कि द्रव्यमान होगा। उस टेनिस बॉल को एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर के पास मारता है तो उस बॉल में कुछ स्पीड से मारा उसने। ये बॉल पहला प्लेयर दूसरे बॉल के पास फेंकता है तो कुछ स्पीड से मारा। अगर ये प्लेयर दूसरे प्लेयर के पास, मतलब डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन जहां पे आया तो हम उसको वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो जो बॉल है वो एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास कुछ वेलोसिटी से मारा होगा। और वहीं पर एक क्रिकेट बॉल लेते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में यूज करते हैं जो बॉल, वो वाला बॉल का मास क्या होगा? मास कुछ और होगा। टेनिस बॉल का अलग होगा और टेस्ट बॉल जो क्रिकेट में यूज करते हैं उसका मास अलग होगा। इसमें भी कुछ वेलोसिटी होगा। अगर जो बॉल हम मारते हैं क्रिकेट में तो वो किसी और के प्लेयर के पास जाता है और उसे लगता है तो वो बॉल में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी दोनों का सेम लेते हैं, पर ये दोनों का मास अलग अलग है। क्रिकेट बॉल को अगर सेम वेलोसिटी से मारेंगे तो सामने वाले प्लेयर पर इंपैक्ट पड़ेगा। टेनिस का बॉल क्या होता है?
हल्का होता है और क्रिकेट का बॉल क्या होता है, भारी होता है। यहां पर दोनों बॉल का मास यानी कि द्रव्यमान चेंज हो रहा है, पर वेलोसिटी हम सेम रख रहे हैं। टेनिस के बॉल से सामने वाले पर कम इम्पैक्ट मतलब असर हो रहा है, और जब क्रिकेट बॉल से मारने पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे कोई आदमी है, उसको हम मार रहे हैं, टेनिस बॉल से जब मारेंगे तो वेलोसिटी तो सेम है पर मास अलग है, तो वो कम इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको कम लगेगा। लेकिन हम जब टेस्ट बॉल से मारते हैं तो क्या होगा, उस आदमी को जोर से लगेगा। यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम है लेकिन मास उसका, द्रव्यमान अलग अलग है। क्रिकेट में तो आप देखे ही होंगे कि बॉल लगती है तो वो घायल हो जाता है या कभी कभी प्लेयर मर भी जाता है। यहाँ पर मास बढ़ रहा है पर वेलोसिटी सेम है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे तो थियरी अपने आप समझ में आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक ट्रक है, क्या है, एक ट्रक है, और दूसरा क्या लेंगे हम, साइकिल। ट्रक क्या करता है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मतलब वेलोसिटी से वो चल रहा है। साइकिल भी 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ट्रक क्या होता है, ट्रक का कुछ मास होगा, साइकिल का भी कुछ मास होगा। ट्रक का भी कुछ मास होगा, साइकिल का भी कुछ मास होगा। ट्रक का मास क्या होगा, भारी होगा, किससे, साइकिल से, मतलब साइकिल हल्का हुआ। अगर ट्रक ने किसी को धक्का मारा तो क्या होगा, आदमी मर सकता है, क्योंकि ट्रक भारी होता है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। वेलोसिटी यहां पर सेम है 10 किलोमीटर पर आवर, और वहीं पर साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर से किसी को धक्का मारता है तो आदमी थोड़ा सा घायल होगा पर बच जाएगा। इंपैक्ट किस में ज्यादा पड़ा, ट्रक वाले केस में, क्योंकि हम वेलोसिटी सेम रख रहे हैं दोनों का, पर मास जो है, द्रव्यमान जो है, अलग अलग है। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में देखा था, टेनिस बॉल और क्रिकेट का बॉल। टेनिस बॉल का जो मास था वो कम था, इंपैक्ट वहां पे कम पड़ रहा था, पर जो क्रिकेट का बॉल था उसका मास ज्यादा था और वेलोसिटी दोनों का सेम था। फिर भी क्या हो रहा था, इंपैक्ट क्रिकेट बॉल का ज्यादा था और टेनिस बॉल का कम था। आपको ये एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा लीनियर मोमेंटम। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बुलेट है, क्या है, एक बुलेट है, मतलब कि गोली। अगर इसी गोली को बंदूक से मतलब गन से मारते हैं और वहीं पर और हाथ से मारते हैं, किससे मारेंगे, एक बार गन से मारेंगे और एक बार हाथ से मारेंगे। जो गन से मारेंगे तो क्या करेगा, वो आदमी के ऊपर वो बुलेट लगेगा तो वो मर जाएगा, और हाथ से जब मारेंगे वो आदमी क्या होगा, नहीं मरेगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, गन से जब मारेगा तभी बुलेट निकलेगा। बुलेट का मास तो हाथ से मारे या गन से मारे सेम रहेगा, पर यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। गन से जो वेलोसिटी से बुलेट निकलेगा वो बहुत तेज होगा, इसी के लिए वो आदमी मर जाएगा। लेकिन हाथ से जब बुलेट फेंकेंगे, बुलेट का तो मास चेंज हो रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, मतलब वो धीरे से जाएगा, तो वो आदमी सिर्फ घायल हो सकता है या वो उसे कुछ भी नहीं होगा। इतना समझ में आया आपको। इस सब एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है कि जब हम मास सेम रख रहे हैं तो वेलोसिटी से ज्यादा जा रहा है तो इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। अगर मास सेम रख रहे हैं, वेलोसिटी को कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंपैक्ट कम पड़ रहा है। जैसे कि हमने टेनिस और क्रिकेट बॉल के एग्जाम्पल में देखा, ट्रक और साइकिल के एग्जाम्पल में देखा। ट्रक वाले में क्या हुआ, ट्रक का मास ज्यादा था, ट्रक का मास ज्यादा था और वेलोसिटी सेम था, तो क्या हुआ, ट्रक वाले केस में इंपैक्ट ज्यादा पड़ा। और साइकिल वाले केस में क्या हुआ, मास कम था, वेलोसिटी सेम था, इंपैक्ट कम पड़ा। इसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। इसी को क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। मतलब क्या होता है,
रेखीय संवेग। ये जितने भी एग्जाम्पल देखे वो सब रेखीय संवेग के एग्जाम्पल थे, लीनियर मोमेंटम के थे। लीनियर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, P से। P से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखा, लीनियर मोमेंटम को रेखीय संवेग को P से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई बॉडी हम लेते हैं, उसको अगर गति दी जाती है, गति दी जा रही है, तो वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक मास पर और एक इसके स्पीड पर, वेलोसिटी पर। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम का जो बॉडी है उसका मास और जो वेलोसिटी है उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब P इज इक्वल टू M इंटू V। यहां पर अगर किसी बॉडी पर इंपैक्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल में जैसे देखा, ट्रक धक्का देता है तो बॉडी पर इंपैक्ट पड़ रहा था, किसके कारण, मास और वेलोसिटी के कारण। तो रेखीय संवेग क्या होता है, तो किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, संवेग बोलते हैं। मतलब इसका मतलब मास और वेलोसिटी के वजह से किसी बॉडी पर इंपैक्ट पड़ता है, उसी को क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग बोलेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू M इंटू V। फॉर्मूला समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। M को हम M मतलब क्या होता है, मास होता है। मास को हम मास का यूनिट क्या है, kg। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, लास्ट क्लास में आपने देखा था, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। चलिए एक बार डेफिनेशन पर नजर डाल लेते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम्स मास मल्टीप्लीकेशन बाय इट्स वेलोसिटी। जैसे कि मैंने बताया, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, P इज इक्वल्स टू M इंटू V, मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, मोमेंटम। तो इसका हमने यूनिट देखा, क्या देखा, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए संवेग का यूनिट क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड। अब यहीं से न्यूटन सेकेंड लॉ डिराइव होता है। मोमेंटम, मैंने मोमेंटम क्यों बताया, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ को देखने से पहले हमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने लीनियर मोमेंटम पहले बताया। अब हम सेकेंड लॉ देखेंगे कैसे डिराइव होता है। न्यूटन्स का जो तीनों लॉ है उसे हमें अच्छे से समझना हो तो एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। अगर इसका डेफिनेशन एज इट इज आपको बता दूं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने अभी लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन दिया, आपको अगर मैंने डायरेक्ट यही चीज दिया होता तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होता। मैंने अभी एग्जाम्पल बताया तो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ गया होगा। चलिए आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं सेकेंड लॉ डिराइव करने के लिए। अब एक कार लेते हैं जो कि बंद पड़ी हुई है, जो बंद पड़ी हुई है तो उसका स्पीड क्या होगा, 0 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा। अगर कोई कार बंद पड़ी होती है तो उसका स्पीड क्या होगा, वो कुछ चलेगी नहीं, वो खड़ी है, तो उसका स्पीड होगा 0 किलोमीटर पर आवर। अब इसी कार को पुश करते हैं, इसी कार को हम पुश करते हैं, धक्का देंगे, मतलब हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। धक्का देंगे मतलब उसको कुछ फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। गाड़ी में कुछ मास है, अगर कोई गाड़ी खड़ी है उसका कुछ तो मास होगा, द्रव्यमान होगा। गाड़ी में कुछ मास है, ठीक है। अगर हम इसको धक्का दे रहे हैं तो वह गाड़ी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। मानते हैं कि वह 2 किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है। जब गाड़ी खड़ी थी वो कब कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी, 0 किलोमीटर पर आवर के, मतलब रुकी हुई थी। जब गाड़ी को हमने धक्का लगाया, फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, वो गाड़ी 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने लगी।
जब धक्का लगाएंगे तो गाड़ी का जो बैटरी है वो चालू हो जाएगा और गाड़ी चलने लगेगी। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स हमने लगाया तो गाड़ी चलने लगी, तो गाड़ी का मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगा। दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। पुश करेंगे तो मास आया और पुश करने के बाद चलने लगा, तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी पर। अब इसी पर सेकेंड लॉ डिराइव होगा, तो हम स्टेटमेंट दे सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब रेखीय संवेग की दर किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके ऊपर बाहर से लगने वाले बल पर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिख रहे हैं? एलएम मतलब क्या हो गया? रेखीय संवेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, इतना समझा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। हमने यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला देखा था, P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। अब हमें क्या डिराइव करना है? फॉर्मूला डिराइव करेंगे सेकेंड लॉ का। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ए पर कोई बॉडी है, वो कहाँ जा रहा है? बी पर जा रहा है। मतलब इसमें हम क्या बता सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से, और फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम अगर पी लेते हैं हम, ये भी हमारा लीनियर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम को क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या होगा? तो इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू यू, ये हमने इनिशियल लिया u, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? P2 इज इक्वल्स टू एम वी। समझा? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है, और फाइनल वेलोसिटी v है। तो हमने मोमेंटम लिया, मोमेंटम को कैसे? दो मोमेंटम आएगा, एक इनिशियल पे और एक फाइनल पे। तो P1 क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, और P2 क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। अब टोटल इसको निकालना है। टोटल कैसे निकालेंगे? P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू mv माइनस mu। समझा? हमने P2 माइनस P1 किया तो mv माइनस mu हो गया। तो अब इसमें आप देख रहे हैं m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u आ जाएगा। इतना समझा आपको? यहां पर P2 माइनस P1 क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब A से B तक बॉडी जा रहा है तो कुछ तो टाइम लगा होगा। A से B बॉडी जा रहा है, यहाँ पे डायग्राम में जैसे देख रहे हैं, A टू B अगर बॉडी जा रहा है तो टाइम कुछ तो लगा होगा। इसीलिए हम इसे टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी होगा। P2 माइनस P1 क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? जब हम A टू B जा रहे हैं, जब हम A टू B जाते हैं तो उसको धक्का मारते, मतलब फोर्स लगता है। हम किसी चीज को धक्का मार रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं। तो P2 माइनस P1 डिपेंड करता है किस पे? फोर्स पे डिपेंड करता है। तो हम इसे F लिख सकते हैं P2 माइनस P1 के जगह पे। हाँ, लिख सकते हैं। और यहां पे क्या हो जाए? फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? M
v माइनस यू अपॉन में t। आपको कुछ याद आ रहा होगा क्या? v माइनस यू अपॉन टी, टी जो है इसका मतलब क्या है? पिछली क्लास में हमने देखा था v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? a से डिनोट करते हैं, इसीलिए f इज इक्वल्स टू मास तो ऐसे ही रहेगा, v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? a इंटू ए लिख देंगे। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए डिराइव हो जाता है इससे। क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के कौन से लॉ से डिराइव किया जाता है? या ऐसा क्वेश्चन आएगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या डिराइव करता है? तो आंसर क्या होगा? पहले का क्या होगा? सेकेंड लॉ से डिराइव करते हैं फोर्स का फॉर्मूला, और फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं सेकेंड लॉ से। सबसे अच्छा एग्जांपल आगे देखते हैं। यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ का डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर बल की दिशा में लागू असंतुलित बल के समानुपाती होती है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको सेकेंड लॉ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम इसका यूनिट देख लेते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? याद करिए, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। तो अब आगे देखते हैं, 1 न्यूटन क्या होता है? अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 केजी मास में 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। वो कहां से निकलता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, फोर्स एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साइड चलते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। बॉल को अगर हम कैच करते हैं, अगर बॉल लीनियर मोमेंटम करते हुए, देखो लीनियर मोमेंटम करते हुए आ रहा है हाथ में, तो हम हाथ पीछे लेकर कैच पकड़ते हैं। जिस वेलोसिटी के साथ या एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है, अगर वैसे हमने पकड़ लिया तो हाथ पर इंपैक्ट क्या होगा? हाथ पर बहुत जोर से लगेगा। अगर हम हाथ पीछे ले जाते हैं तो हम मोमेंटम को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को कम कर रहे हैं और वो जीरो आ जाता है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार। सेम उसी की तरह है। और थर्ड क्या है? थर्ड है हाई जंप। थर्ड क्या है? हाई जंप। हाई जंप कैसा होता है? हम जंप करने के लिए हम डायरेक्ट जंप नहीं करते, हम पहले पीछे जाते हैं, पहले मोमेंटम में आते हैं, मोमेंटम में आने के बाद हम क्या करते हैं? हाई जंप लेते हैं। तो ये भी एक सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है। सेकेंड लॉ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम सिंपली बोले तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जाना माना लॉ है, सबको याद रहता है। अगर आप कोई क्रिया कर रहे हैं
तो उसका रिएक्शन आएगा ही, प्रतिक्रिया आएगा ही। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप चल रहे हो, देखो डायग्राम में दिख रहा है, अगर आप चल रहे हो तो चलते टाइम आपका ही बॉडी नहीं चल रहा है, बस रोड भी आपको उतना ही रिएक्शन दे रहा है, मतलब चलने में मदद कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे चलेंगे तो आपका ही बॉडी सिर्फ आगे नहीं जा रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, और रोड भी इसका रिएक्शन दे रहा है, मतलब रोड भी आपको चलने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। अगर आप पथरीले रोड पर या रेगिस्तान में चलेंगे तो आप बहुत ही स्लो चलेंगे। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जितना बॉडी एक्शन करेगा उतने ही स्पीड में वो रास्ता रिएक्शन देता है। मतलब आपका बॉडी पत्थर पे या रेगिस्तान में चलेंगे तो आप धीरे धीरे चलते हैं, वैसे ही जो पत्थर और रेगिस्तान है वो भी आपके बॉडी को स्लो मूव करवाएगा। जैसे आपका एक्शन जितना रहेगा उतना ही रिएक्शन वो देगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कंधे पर बंदूक रखकर या गन रखकर चलाते हैं, जब गन चलता है तब एक्शन होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, जब गन चल रहा है एक्शन हो रहा है, और उसी टाइम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, और कंधे पे लगता है जाके गन, और कंधा क्या होता है, पीछे की ओर जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें, इसे एग्जाम में रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, रिकॉइलिंग ऑफ गन। ये देखिए यहाँ पे रिकॉइलिंग ऑफ गन, ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन। रिकॉइलिंग ऑफ गन कौन से लॉ पर डिपेंड होता है, कौन से न्यूटन के लॉ पे डिपेंड होता है, तो आंसर क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों लॉ समझाया हूं, आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे इसके आगे का करेंगे, आगे की क्लास में इसके आगे का करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग थी और अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसे ही हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।